इख्तियार वली साहब, मुझे ये बताइए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा है कि अदलिया हुकूमत के ताबे नहीं हो सकती। अब एक खदशा जो क्रिटिक्स हैं इस तरमीम के, वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस की तैनाती में चूँकि हुकूमत का अमल दखल भी आ गया है, तो इसलिए कामयाबी की जो दौड़ में उम्मीदवारान होंगे वो हुकूमत की खुशनुदी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनको एफर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है इसका? देखिए, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा, मैं अगर लेट्स मेक इट दिस वे एंड लेट्स मेक द थिंग्स मोर क्लियर एंड इसको ज़्यादा वाजे कर देते हैं। इस मुल्क की आर्मी चीफ की तकर्री कौन करता है? आपका वजीर आजम ही करता है। 4-5 लोगों के नाम उसके पास आते हैं वजीर आजम के पास, उसमें से एक की सिलेक्शन करता है। इस्लामाबाद का जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बैठा होता है, जो आईजीज होते हैं, उसकी सिलेक्शन कौन करता है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट से 3 सीनियर जजों के नाम चीफ जस्टिस रिकमेंड करके भेजता है, पार्लिमानी कमेटी कौन है? आज भूल जाएं आप, फॉरगेट अबाउट कि आज वजीर आजम जो है तो वो शहबाज शरीफ है, कल कोई और भी हो सकता है, किसी और पार्टी की हुकूमत भी हो सकती है। तो ये हक और ये राइट और ये पावर अगर ये चले जाए पार्लियामेंट के पास, तो व्हाट इज सो बैड? इसमें कबाहत क्या है? इसमें बुराई क्या है? लेकिन हम तो ये समझते हैं, अहमद अवैस साहब आधा सच बोल रहे हैं। इन्होंने भुट्टो की फांसी की बात की, जो मैंने इनको कहा, ये मानते हैं ज्यादती हुई। ये नवाज शरीफ की बात पे आके यहाँ पे रुक जाते हैं। नवाज शरीफ को बुलाया नहीं गया था पनामा केस पे, और क्या उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था इकामा रखने पर कि इन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अहमद अवैस साहब कम से कम चीजों को, रिकॉर्ड को स्ट्रेट करें, दुरुस्त रखें और सच बोलने की कोशिश करें। क्या ये तारीख का हिस्सा अब नहीं बन चुका कि जब इमरान खान अदालत में पेश हुआ तो उसको कहते हैं कि गुड टू सी यू, इनको सारे मुकदमात में जमानत दे दें, अगली फला तारीख तक इनको किसी मुकदमे में चालान ना करें, गिरफ्तारी ना हो, इनको रेस्ट हाउस में भेजें, इनको फला चीज मुहैया करें। हमने देखा कि एक तरफ मुल्क के 3 बार वजीर आजम के साथ इस मुल्क की अदलिया ने क्या किया, और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना एक और जज मुकर्रर किया। लेकिन जब दूसरा वजीर आजम इस वक्त अडियाला जेल में है, उसके लिए फैसिलिटेशन हो रही है, तो क्या आप इसको समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है? नो, अहमद अवैस साहब, दिस इज नॉट लाइक दिस। अच्छा, आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट हो, इतनी ट्रांसपेरेंट हो, इतनी इम्पार्शल हो कि जिसमें कानून आपके लिए, मेरे लिए और हाफिज एहसान के लिए एक जैसा हो। कानून का तराजू वो एक बार, कानून के तराजू के पलड़े बराबर नहीं थे, और अगर वो बराबर होने चले तो मेरे ख्याल में यू शुड अप्रिशिएट। आपको अपनी जमात में ये बात, अगर आप टीवी पे नहीं कर सकते हैं, अपनी जमात में जाके ये बात जरूर कीजिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका कोई रोल नहीं। ठीक है, लास्ट मिनट है मेरे, मर्जी के अमेंडमेंट ला सकते थे, आप उसमें मर्जी की शराइत डाल सकते थे, बट यू डिडंट प्लीड बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट है वो अपने कैदी नंबर 800 चोर को छुड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं। एहसान साहब, लास्ट मिनट है, मुझे ये बताइए, अब जो इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं, जैसे मखसूस नशिस्तों का मामला है, उस पर नजरसानी केस है, आपको क्या लगता है आईनी बेंच ही डील करेगा, किस तरह से डील करेगा? देखिए मुजम्मल, एक तो ये है कि अगर पीटीआई ने एक सजेशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी एंड बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन नेशनल असेंबली एंड बीइंग हैविंग गुड स्ट्रेंथ इन सेनेट, जो है इन्हें अपनी रिटर्न प्रपोजल्स ड्राफ्ट बिल की सूरत के अंदर देनी चाहिए, टाइम नहीं मिला, ताकि आज ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कहते कि जी हमारी है ये वो प्रपोजल जिसको आप अगर अडॉप्ट करते तो इशू नहीं आएगा। हुआ ये है कि ये जो गिव एंड टेक वाला मामला चल रहा था, और अल्टीमेटली मैं इसके अंदर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ये सारे खड़े थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसको एंडोर्स करने जा रहे थे, उसके अंदर पीटीआई की कॉन्फ्रेंस उसके अंदर शामिल थी, और इसीलिए मौलाना साहब ने कहा कि ये हमारे साथ थे, लेकिन इनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जो इनके हालात की वजह से, और बात किसी हद तक ठीक है। अब दूसरी उसके अंदर बात यह है कि चूंकि ये है कि आपने ये सारा मैटर जो था
एक कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया से हटके आपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के ऊपर ले गए हैं। अब उस पॉलिटिकल कन्वीनियंस के ऊपर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे और यही प्रॉब्लम जो है वो आपका रिजर्व सीट्स के अंदर भी आएगा, वो ऐसे सारे केसेस के अंदर आएगा जो 7 मेंबर्स 8 मेंबर्स या 9 मेंबर्स बेंच है वो सारे के सारे आएंगे कि कौन सा केस है, किसको लगाया जाए, किसको आगे किया जाए, वो सारे का सारा आपका हाई कोर्ट का स्टकअप हो जाएगा उन चीजों के अंदर। तो मैं ये देख रहा हूं कि बजाय ये है, हाँ एक चीज आ गई है कि जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक इम्बैलेंस हुआ था उसको काफी हद तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह आप ये कहें कि एक रिटेलिएट किया है और वो रिटेलिएट के अंदर फिर जब आप करते हैं कुछ चीजें ओवर एंड अबव भी चली जाती हैं, बट अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि चीजें जो हैं वो सेटल डाउन की तरफ जाएंगी। पर्सनैलिटीज अगर फर्ज किया मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के वोट्स जो हैं वो जस्टिस मंसूर शाह साहब के पास चले जाते हैं तो क्या ये जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की सारी नीयत फिर ठीक हो जाएगी? तो मेरा ये ख्याल है कि निकल आना चाहिए उन सारी चीजों के अंदर, मतलब पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखी जा रही है। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज हसन रजा साहब, अहमद अवैस साहब, इख्तियार वली साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।